माँ से बेटी बोलती है कि क्या राजा रघुवंशी जैसा मैं नहीं कर सकती। तो माँ बोलती है खुश होकर क्यों नहीं, शादी कर लो, और शादी करने के बाद जो ज़मीन होगी वो तुम्हारी हो जाएगी और उसको निपटा देंगी। क्योंकि माँ और बेटी का दोनों का एक साथ एक ही प्रेमी से अफेयर चल रहा था। जो माँ थी वो पहले उस बैंक मैनेजर के साथ ऐड थी, उसके संपर्क में थी, उसके साथ शारीरिक रिश्ते भी थे। और जो लड़की थी उसकी नज़रें जब मिली उस बैंक मैनेजर से, जब वो बैंक में गई हुई थी एक दिन घूमने अपनी माँ के साथ, तो उस दिन उस जो मैनेजर था उसकी नज़र उसकी लड़की से भी मिल जाती है। और फिर दोनों एक साथ एक ही बिस्तर पर उस मैनेजर का, बैंक मैनेजर का बिस्तर गर्म करती थीं। एक दिन पता चलता है कि जो लड़की थी वो पहले आ जाती है, और उसके बाद जब उसकी माँ आती है तो वो बोलती है कि मैं क्या करूँगा। तो वो अंदर कमरे में छुप जाती है, और उसके बाद जो उसकी माँ आती है वो भी उसके बिस्तर की शोभा बढ़ाती है और बोलती है कि जल्दी कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि बेटी आ जाए। लेकिन ये कहाँ मालूम थे उसको कि बेटी तो अंदर पहले से ही आ चुकी थी, और वो सब करके अंदर छुपी हुई है। वो सब सुन रही थी, सब देख रही थी। लेकिन इसके बाद जब उस लड़की की शादी तय हो जाती है, फिर दोनों माँ और बेटी ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग करती हैं, साजिश करती हैं कि जिसने सुना उसकी रूह कांप गई। ये ऐसा केस कब तक होता रहेगा, कभी ड्रम, कभी राजा, कभी सोनम, क्या क्या ये सब चल रहा है। दोस्तों आज जानने की कोशिश करेंगे कि माँ और बेटी दोनों एक साथ कैसे इंटीमेट होती थी। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपको नमन करता हूँ आपके प्यार और सपोर्ट को। और हमारे चैनल पर आप अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना आंध्र प्रदेश का एक जिला पड़ता है कुर्नूल, और कुर्नूल की एक बैंक पड़ती है एनबीटीएस। और यहाँ पर एक महिला जो कि अपना उस बैंक में कार्यरत होती है, इस महिला का नाम होता है सुजाता। और उसी बैंक में मैनेजर होता है जिसका नाम होता है टीएम राव। अब टीएम राव जो था उस महिला से अटैच में था, पहले से उसके संबंध थे। अब जब वो महिला एक दिन अपनी बेटी जिसका नाम ऐश्वर्या होता है, उम्र उसकी 25 साल की होती है, उसको ले जाती है और कहीं जाना था तो बोलती है कि चलो, और मैनेजर से मैं छुट्टी लेती हूँ और उसके बाद मैं बाहर आ जाऊँगी, तुम तब तक वेट करना, बैठना। अब ये जाती है तो जैसे ही अंदर घुसती है तो ऐश्वर्या को देखकर कहीं ना कहीं जो टीएम राव होता है बैंक मैनेजर, उसकी नज़रें जब मिलती हैं तो वो देखता ही रह जाता है, वो दंग हो जाता है कि जिस थान का वो पीस थी उस पीस को देखकर बैंक मैनेजर कहीं ना कहीं उस पर फिदा हो जाता है। और फिर दोनों की नज़रें चार हो जाती हैं। एक दूसरे को जब तक देखते हैं जब तक दोनों एक दूसरे का संपर्क नहीं ले लेते। दोनों का नंबर एक्सचेंज हो जाता है, फिर दोनों में बात होने लगती है और कहानी आगे बढ़ जाती है। कहानी इतनी आगे बढ़ जाती है कि एक दिन जो ऐश्वर्या की माँ सुजाता होती है वो पहले आ जाती है, और उसके बाद जो उसकी बेटी ऐश्वर्या होती है वो उसके बाद आती है। लेकिन एक दिन जब छुट्टी करके जो टीएम राव होता है वो अपने कमरे पर पहुंचता है तो ऐश्वर्या उससे पहले बात कर चुकी थी और वो उससे मिलने पहुंच जाती है उसके कमरे पर, और कमरे पर जाती है, दोनों एक साथ बिस्तर पर गर्म होते हैं। उसके बाद जो बात चल ही रही थी, उनका प्रोग्राम जारी था, तभी पता चलता है कि डोरबेल बजती है। और जैसे ही जो टीएम राव था बैंक मैनेजर, वो जब बाहर झांक कर देखता है खिड़की से तो बोलता है कि तुम्हारी माँ आ गई है। तो बोलती है कि अब क्या करूँ मैं, जल्दी कुछ बताओ। तो वो बोलता है कि तुम ऐसा करो, बगल वाले कमरे में छुप जाओ। वो अंदर चली जाती है फटाफट अपने कपड़े साड़ी लेकर, और उसके बाद उसकी माँ आती है और माँ भी यही बात बोलती है कि जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि बेटी आ जाए, ऐश्वर्या। दोनों बातचीत कर रहे थे और अपना प्रोग्राम भी कर रहे थे। उसी के बाद पता चलता है कि वो निकल जाती है। उसके बाद फिर ऐश्वर्या आती है और ऐश्वर्या भी अपना अधूरा काम पूरा करती है। उसके बाद फिर वो भी निकल जाती है। ये सब प्रोग्राम चल रहा था, तभी एक दिन सुजाता बोलती है कि अब शादी कर लो, और शादी की बात तय हो जाती है, शुरू होती है बात। तो वहीं लगभग 60 किलोमीटर दूरी पर एक जगह पड़ती है तेलंगाना प्रदेश, जो ये आंध्र प्रदेश से थोड़ा सटा हुआ है। तो तेलंगाना का एक जिला पड़ता है जोगुलंबा, और एक थाना पड़ता है गढ़वाल, और उसी गढ़वाल थाना क्षेत्र के अंदर एक गांव आता है राजविधि नगर। यहाँ का रहने वाला तेजेश्वर
जो कि लैंड सर्वेक्षण का काम करता था। इसकी उम्र 30 साल की थी। जब इसकी शादी उस ऐश्वर्या से तय होती है तो 13 फरवरी को शादी तय होती है। वहाँ रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलना था और शादी की बात जो थी वो तय होनी थी। अब तेजेश्वर जो था ये पढ़ा लिखा था और ये अपने काम भी करता था। उसके बाद इसके पास कुछ ज़मीन भी थी, जो ज़मीन की कीमत कुछ अच्छी मोटी थी। इसलिए इस लड़की की जो ऐश्वर्या थी उसकी शादी तय हो जाती है। अब शादी तय होने के बाद एक जो रिश्तेदार होता है वो तेजेश्वर से ये बात बताता है कि इस लड़की से शादी मत करो। तो तेजेश्वर बोलता है कि क्यों नहीं करूं? तो उसने बताया कि इसका कैरेक्टर जो है वो बहुत बेकार है, ये पीछे से खराब है, इसका जो सिस्टम है वो अच्छा नहीं है, इसका चाल चलन अच्छा नहीं है। तो जो तेजेश्वर था वो उस पर पड़ताल करता है, तो वो सीधा फ़ोन लगा देता है ऐश्वर्या के ऊपर। और ऐश्वर्या से जब बात करता है तो ऐश्वर्या बताती है कि देखो, जब किसी लड़की की अच्छी जगह शादी होती है तो रिश्तेदार उसको हटाने की, बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, और आप मुझे अच्छे लगते हैं, मैं तुमसे शादी करूँगी। ये सब बातें गलत हैं, बेबुनियाद बातें हैं। तेजेश्वर के दिमाग में ऐश्वर्या कहीं ना कहीं जम गई थी। उसकी सूरत को देखकर वो इतनी हसीन जो थी। उसके बाद तेजेश्वर अब उसके नाम की माला जपने लगता है, ऐश्वर्या ऐश्वर्या। अब दोनों की शादी तय हो जाती है, लेकिन उस दिन वो बात बिगड़ जाती है क्योंकि रिश्तेदार आए थे, इसलिए उस बात को रोका नहीं गया। उसके बाद शादी बिगड़ जाती है। फिर 18 मई को तय होती है। 18 मई को शादी तय होने के बाद लेकिन वो तब तक 3 दिन ऐश्वर्या गायब हो जाती है। 13, 14, 15, 16 तारीख तक ऐश्वर्या गायब रहती है। ये बात जब उधर तेजेश्वर को पता चलती है तो तेजेश्वर पूछता है कि तुम कहाँ चली गई थी, क्या बात थी? तो वो उल्टा ऐश्वर्या जो थी वो इतनी शातिर थी, उसने तेजेश्वर के ऊपर ही आरोप लगा दिया कि तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे परिवार वाले हमारे माता पिता के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर दहेज का कुछ ज़्यादा ही बोझ रख रहे हैं। मैं इसलिए परेशान हूँ, तो उसी का इंतजाम करने गई थी। मैं कहाँ चली जाऊँगी तुम्हें छोड़कर, तुम मेरे पति जो होने वाले हो। ये बात फिर और कहीं ना कहीं तेजेश्वर को घर कर जाती है। उसके बाद शादी तय हो जाती है अगली 17 जून को। अब 17 जून 2025 को शादी तय हो जाती है, शादी हो जाती है। उसके बाद फिर ये शादी चलती रहती है। लेकिन जैसे ही जो तेजेश्वर होता है पहली रात को जब ऐश्वर्या से मिलने के लिए जाता है तो वो कहीं ना कहीं उसको डांट झड़क देती है, बोलती है कि हमसे दूर रहो, हमें टच मत करना। ऐसे करके 1 दिन गुजर जाता है, 2 दिन गुजर जाता है, हफ्ता गुजर जाता है, 2 हफ्ता गुजर जाता है। ऐसे करके कहानी चल रही थी। लेकिन तेजेश्वर भी कहीं ना कहीं सोचने लगता है कि ये ऐश्वर्या वही है क्या जो हमसे इतनी बात करती थी, मुझे इतना पसंद करती थी? अब क्यों ऐसा बात कर रही है जो अपने पास नहीं आने देती है? हर किसी की तमन्ना होती है कि जब शादी होगी तो दोनों एक दूसरे के साथ मिलेंगे और अपनी दिल की हसरतों को पूरा करेंगे, लेकिन वो अधूरा था अभी। ये सब चलता रहता है। लगभग 1 महीना गुजर जाता है और 1 महीने के बाद पता चलता है कि 3 लोग आते हैं। उन 3 लोगों में जो होते हैं नागेश, राजू और परशुराम, ये बोलते हैं कि मैं सर्वेक्षण का वो कुछ उनको वो संस्था बताते हैं, और संस्था के तहत जो ये होता है तेजेश्वर, इसको ले जाते हैं। और ले जाने के बाद पता चलता है कि गायब हो जाता है। अब उसी के बाद 2 दिन तक ढूंढाई होती है, पड़ताल की जाती है, उसके परिवार ढूंढता है। लेकिन तेजेश्वर का बड़ा भाई होता है तेजवर्धन, वो फिर थाने में जाता है, जो वहीं पास में जो थाना गढ़वाल होता है वहाँ पर FIR दर्ज करवाता है। उसके बाद पुलिस भी एक्टिव हो जाती है। उसके कुछ समय गुजरता है और 23 जून को पता चलता है कि एक जगह पड़ती है पनिया थाना, नदी पेशब के यहाँ पर पेराब नदी के पास एक शव मिलता है जो कंकाल हो चुका था। उस शव को जब देखा जाता है तो उसके चेहरे से पहचान की जाती है। तो पता चलता है जब तेजवर्धन वहाँ पहुँचता है तो वो टूट कर रोने लगता है, उसकी हालत ख़राब हो जाती है। वो पूछता है कि बताता है कि ये तो मेरा भाई ही है तेजेश्वर। अब उसके बाद पुलिस उस सब का पोस्टमार्टम करवाती है। उसके बाद फिर वो जो रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि इसकी हत्या हुई थी। ये सब होने के बाद पुलिस अब अपने एंगल से पड़ताल करने लगती है। तो जो ऐश्वर्या होती है, ऐश्वर्या पर पहली बार पुलिस शक करती है कि क्यों कि आज के समय में ट्रेंड में चल रहा है और ये बहुत ज़ोरों तौर से चल रहा है कि पत्नियां कहीं ना कहीं अपने पतियों को ख़त्म कर रही हैं, ये बीमारी सी बन गई है। इसलिए पहले पुलिस उस पर पड़ताल करती है, उसकी फ़ोन कॉल को खंगालती है। तो CDR में पता चलता है कि इसने एक नंबर है, उस पर लगभग 2000 बार उसने फ़ोन किया उस पर,
अब उस नंबर को पकड़ा जाता है, उसकी पड़ताल की जाती है, तो वो नंबर निकलता है टीएम राव का, और टीएम राव होता है बैंक मैनेजर, जो सुजाता के साथ बैंक मैनेजर होता है, उसी बैंक में काम करता है। उसके बाद दूसरा नंबर निकल कर आता है, वो नंबर होता है, उस पर भी कई हजार बार बात की जाती है, वो नंबर होता है उसी की माँ सुजाता का। अब ये ट्रायंगल जो फंस जाता है, उस ट्रायंगल को पुलिस अपनी नज़र से पड़ताल करती है। इसमें कई एक टीमें बनती हैं, टीमों के साथ जब तीनों नंबर से पता चलता है, उसके बाद सीधा ऐश्वर्या को पुलिस अपनी कस्टडी में ले लेती है। उसको बुलाने के बाद, पकड़ने के बाद उससे जब पूछताछ की जाती है, तो कहीं ना कहीं ऐश्वर्या अभी गुमसुम थी। लेकिन उसके बाद जब पुलिस ढंग से पूछती है अपने तरीके से, तो जो ऐश्वर्या होती है वो तोते की तरह बोलने लगती है। फिर तीनों सामने आ जाते हैं। टीएम राव जो होता है, टीएम राव गायब हो जाता है, भाग जाता है, लेकिन उसकी माँ सुजाता होती है वो भी आ जाती है, क्योंकि उसके बाद सुजाता ने जो ये बताया कि उसका जो टीएम राव बैंक मैनेजर है, उससे उसकी माँ और सुजाता और उसकी जो स्वयं ऐश्वर्या, दोनों का प्यार था, दोनों को अफेयर था। प्लान यही था कि कुंवारी रहकर वो उसके साथ नहीं रह सकती, क्योंकि टीएम राव जो था वो पहले से शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे भी थे, और इधर ये भी उससे सेट थी, ये भी उसके साथ रहना चाहती थी। इसलिए टीएम राव की प्लानिंग थी कि पहले शादी कर लो, फिर जो तेजेश्वर है उसको ख़त्म कर देंगे, उसकी जो ज़मीन है, उसका जो पैसा होगा, उसको बेचने के बाद, क्योंकि वो जब मर जाएगा तो तुम वहाँ की वारिस हो जाओगी उसकी, और फिर उसको बेच देंगे, तुम्हारे पास मोटा पैसा होगा और तुम ऐश्वर्या हो, ऐश करके अपनी ज़िंदगी गुजारोगी, और हम तीनों लोग आपस में मस्ती करेंगे और अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जिएंगे। इस प्लान को जब उसने बताया तो पुलिस ने उनको दोनों को गिरफ्तार किया। पता चला कि इन्होंने सुपारी दी थी, टीएम राव ने 2 लाख रुपए में, जिनमें सुपारी जो काम को अंजाम दिया, उसको तेजेश्वर को ख़त्म किया, वो यही थे नागेश, राजू और परशुराम। इन तीनों को पुलिस अपनी कस्टडी में लेती है, पकड़ती है। इन सब को लेकर पुलिस थाने से फिर उनके ऊपर जो धाराएं लगती हैं, धाराएं लगाकर मान्य कोर्ट के समक्ष पेश कर दिया। दोस्तों, ये रही कहानी। कभी राजा रघुवंशी सोनम आ जाती है, तो कभी मेरठ की मुस्कान आ जाती है, तो कभी मुजफ्फरनगर की मुस्कान आ जाती है। क्या क्या चल रहा है, कब ये सुधरेगा, ये कहानी कब तक बनती रहेगी। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस कहानी को सुनने के बाद? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था कि आने वाला वक्त हमारे सामने किसी भी शक्ल में आ सकता है। इसलिए आप अपना और अपने परिवार का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। इसी कामना के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।